हेलो मेरे सखा और मेरे सखियों। मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। हाँ जी, न्यूटन सर जी ने ये पूरा चैप्टर का योगदान इनका है। न्यूटन सर जी ने पूरा ये जो है लॉज ऑफ मोशन के बारे में पहला डिस्कवर तो नहीं, मतलब पहले इस कंसेप्ट के ऊपर बातचीत शुरू की है। सारे जो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एंड देन आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बहुत कुछ इस चैप्टर में जो भी है उस कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, क्या नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए उसको ज्वाइन, जिससे आपको फॉर्मूला शीट्स, सेशन पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहे। साथ ही साथ वहाँ पे मैं अपडेट भी देता रहता हूँ कि कब कौन सा जो है हमारे पास सेशन आने वाला है। साथ ही साथ उसमें सेशन पीडीएफ्स भी अपलोड करता हूँ। जैसे आज का जो हमारे पास सेशन होने वाला है उसका जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाने वाला है। ओके, तो ये आप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लेक्चर को शेयर नहीं किया है, तो वो भी कर दीजिए एसएप। ठीक है, उसके बाद लाइक कर दीजिए वीडियो को। इतना अगर आप कर चुके हो तो हाँ, आप रेडी हो देखने के लिए। सर अगर ये सब नहीं किया तो रेडी नहीं हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल रेडी हो। पढ़ाई में कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बट अगर ये सब करोगे तो मेरा क्या होगा, ये जो है ये चैनल जो है ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, और तब क्या होगा, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसी वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूं, ऐसे लेक्चर्स आप सबके लिए लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो गाइस, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर जी इनर्शिया के बारे में। सर ये इनर्शिया होता क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं इनर्शिया के बारे में, तो आपके डे टू डे लाइफ को अगर मैं कंपेयर करता हूं, आप अगर बैठ के अभी इंस्टाग्राम में, हाँ जी इंस्टाग्राम जो ऐप होता है वहां पे अगर आप रील देख रहे हो अभी बैठ के, तो क्या होगा, आप एक के बाद एक रील देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे। मान लो एक रील खत्म हुआ, 15 सेकंड 1 मिनट का जितना भी है वो, उसके बाद आप फिर से एक रील को देखना चालू कर दोगे, मतलब स्क्रॉल करके ऐसे ऊपर से नीचे आप जाओगे फिर देखना चालू कर दोगे। तो वो क्या है ना, आप एक स्टेट में मान लीजिए लेट के आप देख रहे हो, वो क्या है, लेट के आप रील देख रहे हो। ठीक है सर जी, लेट के रील देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक रील खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15, जितना 15 तक 14, जितना भी, मतलब आपने इन्फानाइट टाइम्स आपने क्या देख लिया, रील देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, वहां से अपने एक जगह से आप उठ नहीं रहे हो। तो दैट इज अ स्टेट ऑफ इनर्शिया। जब आपका बॉडी जो है वो या तो जो बॉडी जो है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब ये इससे इजी वे में तो कम ही पॉसिबल है मैं आपको समझाऊं। इनर्शिया मैंने आपको डे टू डे लाइफ में समझा दिया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई भी बॉडी देख लो आप, कोई भी बॉडी, मान लो आपका फोन है, ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ में फोन है, आप अभी पढ़ना चालू कर दिया है आपने, तो फोन को आप 1 या 2-3 मीटर की दूरी में आप फोन को रख दीजिए अभी। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप फोन को रख दीजिए जहां पे आपने फोन रखा होगा। जब आप 2-3 घंटा पढ़ के वहां पे जाओगे देखने के लिए, तो वो फोन उसी जगह रखा होगा। इससे क्या प्रूव होता है कि अगर हम कोई भी जो बॉडी है वो हमारे पास उसी स्टेट में रहना चाहता है जिस स्टेट में हमारे पास उसने रखा है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक वो तो मोशन के लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, बट हाँ इनर्शिया का यही मतलब होता है। क्या, अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ प्यारी भाषा में, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, इन एबिलिटी, ये बुकिश लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है, जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो मैंने आपको समझा दिया है। इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, हाँ जी सर, बॉडी का जो इनएबिलिटी है, बॉडी ऑफ मतलब इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज its state state of arrest, state of arrest, or in motion, हम उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। करेक्ट है, तो डेफिनेशन मैंने बता दिया। और इसी इनर्शिया वाला कंसेप्ट को यूज करके, इसी इनर्शिया को हमारे पास अगर मैं होता, आपको पता है मैं कितना टैलेंटेड हूँ, हाँ हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड। अगर मैं टैलेंटेड होता तो मैं भी ऐसे ये सब निकाल देता, बट हाँ तब न्यूटन भैया जी, सर जी जो है वो बाजी मार गए। उन्होंने फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन दे दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दे दिया, इसी को यूज करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला उन्होंने, इन्होंने सिर्फ ये बात बोली, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में या मोशन में रहना चाहिए जब तक मैं उसको उसके साथ छेड़खानी ना करता हूँ। ठीक है, अब खुद देख लो, आपका अगर कोई किसी के पास छोटा कजन है या भाई है या कोई बहन है, छोटा कजन होगा अगर, आप क्या करोगे, वो अपना काम कर रहा होगा, बट अगर आप उसको जाके कुछ भी कर दोगे, मतलब आप उसमें मारोगे, उसे उसे चूटी काट दोगे, कुछ भी अगर करोगे, तो वो आपको वापस से मारेगा।
ये ह्यूमन टेंडेंसी है, भाई बहन में ऐसा होता है। तो जब तक आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करेगा, वो अपनी जगह रेस्ट में या मोशन में जो भी वो कर रहा है करेगा। सिमिलरली हमारे पास बॉडीज के साथ भी ऐसा ही होता है। अब बॉडी जो है, बॉडी एट रेस्ट, एट रेस्ट at rest will remain at rest, will, एक second, will remain at rest, remain at rest until and unless a external force कौन, हम, और जो बॉडी है वो कौन है, हमारी बहन या कजन जो भी है, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अप्लाइड ऑन, हाँ जी, इट। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सर जी ने दे दिया है, और यही जो होता है हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बेसिक टर्म के बारे में। सर जी ये जो फोर्स आपने एक नाम लिया, वो फोर्स क्या होता है सर जी? बहुतों को पता होगा, आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, वैसे तो पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। फोर्स जो होता है, किसी भी बॉडी को आप अगर पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, किसी बॉडी को खींच रहे हो अपनी तरफ या फिर धक्का दे रहे हो किसी की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि ये जो पुश और पुल है, अगर उसका स्टेट वो चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलते हैं। अब पुश और पुल, that can change, uh, orientation of a body, change orientation of a body, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो उस फोर्स से मैंने उस बॉडी के जो रेस्ट है, अगर मतलब उस पोजीशन को चेंज कर दिया या उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलते हैं। तो तीन डेफिनेशन हमें पता चलेगी। पहले तो हमें इनर्शिया क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ए स्टेट, ठीक है, मतलब वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, वो मोशन में नहीं आना चाहिए। और उसी से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास आता है, जिसमें न्यूटन सर जी ने बोला कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रिमेन एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक मैं बाहर से उसे कोई फोर्स या फील नहीं करवाता। उसके बाद फोर्स, सर आपने वर्ड बोला, फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है पुश और पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिससे हम लोग उसका ओरिएंटेशन, उसका पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ जी सर, चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गाइस आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं 1 मिनट में। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास टोटल 3 लॉ उन्होंने दिए थे, और उसी के बेसिस में हमारे पास पूरा जो लॉज ऑफ मोशन है, जो मोशन है वो पूरा यहाँ पे टिका हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूटन सर जी हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक मास है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, इधर m मास का एक मास रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मान लेते हैं F1 एक फोर्स लगा दिया, F3 से शुरू कर रहा हूँ, सोचो। एक मैंने यहाँ पे F2 फोर्स लगा दिया, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे F3 फोर्स लगा दिया, और यहाँ पे एक मैंने F4 फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद मैंने इतना फोर्स लगाया तो उसका जो हमारे पास इसका ओरिएंटेशन, इसका पोजीशन चेंज होने वाला है। तो एट टाइम dt, बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए मैंने डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बहुत ही स्मॉल, जब आप मतलब मुंह से बोल नहीं पाओगे, मिली नैनो सेकेंड्स अगर मैं लेता हूँ इसमें, उससे भी कम, ठीक है। dt सेकेंड्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के पास क्योंकि मैंने फोर्स लगाया है तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसके पास एक वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस dv के बराबर होगी। dv स्मॉल वेलोसिटी जो उससे आई है, और v जो होगा उसका। तो इसका जो हमारे पास मोमेंटम है इस बॉडी का, मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेस, मोमेंटम जो है इस बॉडी का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर जी। हाँ जस्ट चेंज हो जाएगा। अब चेंज होगा हमारे पास, अगर मैं पहले तो इस एफ नेट को निकालता हूँ, क्या निकालूंगा, एफ नेट को मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँ, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 जितना हम लोग लगाया उसको ऐड हम लोग यहाँ पे कर देंगे, कुछ इस तरह से हो गया हमारे पास ऐड। एफ नेट मेरे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है। अगर मैं एक स्मॉल, अब क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो मोमेंटम इसका चेंज होगा, क्योंकि मास तो सेम है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास हमारे पास सेम है, बट जो ये है v, वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम जो है वो चेंज होने वाला है। अगर मैं एक स्मॉल मोमेंटम की बात करता हूँ, स्मॉल इंटरवल के लिए अगर मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूँ, दैट इज dp, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज इक्वल टू m v प्लस dv, v प्लस dv, करेक्ट है, ठीक है सर जी। माइनस हमारे पास एम वी, माइनस ऑफ एम वी,
क्योंकि v जो था वो पहले से वेलोसिटी था, मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, और जब हम लोगों ने थोड़ा सा dt टाइम में हमारे पास dv वेलोसिटी और बढ़ गया है। ओके सर जी, तो यहाँ पे अगर मैं dp निकालता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, m मैंने कॉमन ले लिया है, जब m कॉमन लेंगे तो v कट जाएगा और dv बच जाएगा। जो स्मॉल जो हमारे पास मोमेंटम आता है दैट इज इक्वल टू m dv। करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास इधर आ गया है। अब इससे हमारे पास क्या पता चलता है, ठीक है, इससे हमारे पास क्या पता चलता है, अगर मैं, क्योंकि मैं एक स्मॉल इंटरवल के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो स्मॉल इंटरवल मतलब dt टाइम के लिए, फॉर dt टाइम, ठीक है, dt टाइम के लिए हमारे पास dp अपॉन dt अगर हमको चाहिए, स्मॉल इंटरवल इन dt टाइम, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m dv अपॉन dt, dv अपॉन dt के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। ओके सर जी, समझ में आ गया है। हमें पता है कि जो dv अपॉन dt होता है वो किसके बराबर होता है, डेट इज एक्सेलरेशन के बराबर होता है mm, और dp अपॉन dt जो है वो हमारे पास f नेट के बराबर होता है, f नेट के बराबर होता है। हाँ जी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो ये होता है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, dp अपॉन dt दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ये भी एक डेफिनेशन है। फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ जी, मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, अरे भाई थोड़ा सा हैंड राइटिंग, हाँ, यूनिट टाइम इज कॉल्ड हमारे पास फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू, डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, तो यहाँ से क्लियरली देयरफॉर जो फोर्स एफ नेट आता है दैट इज इक्वल टू हमारे पास एम ए, ठीक है, और हमारे पास एफ नेट इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। ये भी आप यहाँ पे एक सेम ही बात है, मैंने बस उसको वेलोसिटी के टर्म्स में अगर पूछा है तो ये लिखना है, और अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखना है तो ये आप लिख सकते हो। यहाँ से हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव होता है और आ भी जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। हाँ जी, समझ में आ गया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला आता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये तभी हमारे पास वैलिड है जब इसका जो मास ऑफ अ बॉडी है वो कांस्टेंट हो। वैलिड ओनली, वैलिड ओनली व्हेन मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मास कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अगर वेरिएबल मास हुआ तो उसमें हमारे पास अलग फोर्स इंटीग्रेट करके हमें लाना पड़ेगा। हाँ जी, लाना पड़ेगा। ओके सर जी, समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हम लोगों ने पहला और सेकंड दूसरा डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जी, ठीक है सर जी, मोशन का थर्ड लॉ जो न्यूटन सर जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, उन्होंने रिसर्च किया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लॉ इन्होंने क्या दिया कि सबको पता होता है, ये तो बच्चा जानता है, ये तो 1 क्लास का बच्चा भी जानता है, फिर भी लिख देता हूँ, एवरी एक्शन, सबको ये डेफिनेशन, ये लाइन तो पता होती है गाइस, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुतों को नहीं पता होता है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके सर जी, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए एक बॉडी है ये, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक बॉडी है, और इसके ऊपर मान लो मैं एक फोर्स यहाँ पे ए अप्लाई करता हूँ, फोर्स इस तरफ मैंने एक अप्लाई कर दिया, तो इस तरफ भी एक फोर्स अप्लाई होगा, इस तरफ भी एक फोर्स अप्लाई होगा, इक्वल होगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अलग जो है लगते हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में है, अलग अलग ऑब्जेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो गाइस, तो धक्का मतलब आप पुश कर रहे हो, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा फोर्स फील होगा, बट आपको यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपके हाथ हो गया एक ऑब्जेक्ट, दूसरा जो है दीवार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में जो है फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं गाइस कुछ और टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। यहाँ पे मैं बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम इसके बारे में समझाना चाहता हूँ।
फ्री बॉडी डायग्राम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में FBD बोलने वाला हूँ, आगे FBD बोलने वाला हूँ, ठीक है। FB गाइस फेसबुक नहीं, सिर्फ FBD है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। FBD क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी का डायग्राम, एक्टिंग, बहुत ही चिपका चिपका के लिख रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड। ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उसका डायग्राम जो है वो हम लोग इसे फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अगर कभी इक्विलिब्रियम, ये कुछ मैं टर्म्स बता रहा हूँ, कभी अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है एंड नेट टॉर्क, अब टॉर्क क्या होता है वो मैं आपको रोटेशनल मोशन में बताऊंगा, अभी बस आपको टर्म याद रखना है कि ये दो जीरो होगा, ठीक है। अभी तो एफ नेट मतलब जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी के ऊपर, वो हमारे पास जीरो होने वाला है, और जो है नेट टॉर्क भी, टॉर्क के बारे में आपको रोटेशनल मोशन में पता चल जाएगा। और अगर हमारे पास इधर जो है क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इफ नॉन जीरो, अगर फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, तो बॉडी जो है वो पक्का एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन में हमारे पास इधर है, एक्सेलरेशन में है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेशन में है। तो इस केस में हमारे पास वही फॉर्मूला यूज होगा, एफ नेट इज इक्वल टू हमारे पास एम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, करेक्ट है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसको मैं आगे बताने वाला हूँ, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बेसिकली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम से पहले, ओके सर जी, समझ में आ गया है। गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फोर्सेस के बारे में। कुछ फोर्सेस का सबसे पहला जो फोर्स आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेज में जो अभी लिखने वाला हूँ मैं, अपकमिंग जो भी लिखने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ बिकॉज रिएक्शन बोला जाता है, ये भी एक टाइप का फोर्स है। क्या फोर्स है सर ये बताओ, आप जल्दी बताओ जल्दी। हाँ सर बताता हूँ, वेट करो, सब्र रखो। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस, इसे हम लोग सरफेस फोर्स भी बोलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये एक टेबल मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्या है ये, मेरे पास एक टेबल है इधर, ठीक है। टेबल का ये हमारे पास क्या है, इसका जिसके ऊपर वो मतलब स्टैंड जो भी बोलते हैं, ऐसे ही हमारे पास क्या है, टेबल है, ठीक है। टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया है, क्या है ये, टेबल है। और इसके ऊपर मैंने एक किताब रख दी है, एक किताब मान लेते हैं, बहुत ही अच्छा एक किताब मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये रहा, कुछ इस तरह से मैंने एक किताब यहाँ पे रख दिया है, बुक, ठीक है। अब इस बुक के ऊपर हमारे पास नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एक नीचे फोर्स लग रहा होगा। पहले तो इस जो हमारे पास यहाँ पे मैं बताता हूँ, इस टेबल के ऊपर एक नीचे फोर्स लगा होगा mg, जो भी, जिसे हम लोग वेट भी बोलते हैं, जो फोर्स ग्रेविटेशनल पुल के कारण लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वेट बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू हमारे पास mg जो है तो होता है हमारे पास, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो हर बॉडी के ऊपर जो एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर यहाँ पे लगता है। और ये क्या होता है, एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ हमारे पास धरती माता ऑफ अर्थ, ठीक है। धरती माता के सेंटर तक ये फोर्स जो है वो जाती है, मतलब लगती है। ऑल सिचुएशन में जो है ये हमारे पास mg फोर्स जो है लगता है, mg मतलब हमारे पास यहाँ पे वेट वाला फोर्स लगता है। तो टेबल का हमारे पास एक मान लेते हैं वेट होगा mg, वो नीचे की तरफ हमारे पास इधर लग रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये बुक का फोर्स भी यहाँ पे लग रहा होगा, मान लेते हैं बुक का m1 है तो m1g भी यहाँ पे लग रहा होगा। बट ये जो हमारे पास, क्योंकि मैंने अभी बताया थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये टेबल जो है वो बुक के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, हाँ जी। ये है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सरफेस, दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है तभी ये फोर्स जो है वो एक्ट होता है। नॉर्मल रिएक्शन वाला जो फोर्स है वो हमारे पास इधर एक्ट होता है। ये तभी हमारे पास कम्स इनटू प्ले, मैं लिख देता हूँ, कम्स इनटू प्ले मतलब ये तभी हम लोग लगता है व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, ओके सर जी, ठीक है। दूसरी बात ये, हमारे पास ये हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स है, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस जो कांटेक्ट में है, सरफेस इन
कांटेक्ट, जो सरफेस कांटेक्ट में उसके हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट होता है, एंड हमेशा जो है ये हमेशा जो है दोनों सरफेस के इक्वली एंड ऑपोजिट होता है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है ये कुछ पॉइंट्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेज है मान लेते हैं, तो उसके ऊपर कैसे हमारे पास एक्ट होने वाला है मैं सेकंड में लिखाता हूँ। अभी जो है मैं एक दूसरा फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, यही इसी पेज में हो जाएगा। दूसरा फोर्स जो होता है, डेट इज टेंशन, जिसे हम लोग टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, जिसे हम लोग टेंशन बोलते हैं। वो क्या होता है सर जी? वो होता है हमारे पास कोई भी रोप या स्ट्रिंग्स में, स्ट्रिंग्स मतलब रस्सी में जो फोर्स होता है, फोर्स इन स्ट्रिंग, फोर्स इन स्ट्रिंग्स, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं, ठीक है। टेंशन बोलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ पहले तो। मान लेते हैं मेरे पास एक यहाँ पे वो है हुक टाइप्स, और यहाँ पे मैंने एक रस्सी को यहाँ पे टंगा दिया है, और रस्सी के साथ मतलब जो यहाँ पे मेरे पास रस्सी है उसके साथ मैंने क्या किया है, एक मास को मैंने अटैच कर दिया है, जिसका मास जो है वो m है। तो यहाँ mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो तो हमारे पास हमेशा लगता है जो सेंटर की तरफ हमारे पास अर्थ को जाता है, मैंने आपको बताया। ऊपर की तरफ मतलब रस्सी में भी एक फोर्स हमारे पास एक्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमारे पास इधर होता है। और आपके केस में सिलेबस में ये जो रस्सी है, रस्सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मासलेस दी होती है हमेशा। अब बिना मासलेस के लिए हमारे पास कैसे होगा वो बाद में बताते हैं, बट आपके सिलेबस में हर जो है यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको मासलेस रस्सी ही दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, फॉर मासलेस रस्सी, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो टेंशन है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। हाँ जी, कांस्टेंट होता है, मतलब बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। ऑलवेज जो है ये टेंशन फोर्स जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग के अलोंग ही लगता है, और हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के अवे लगता है, ठीक है। ये बातें तो हो गई, बट मैं आपको मेन पॉइंट जो क्वेश्चन करने में आपको सहायता करने वाला है, आपको मदद करने वाला है, वो बता देता हूँ। कभी भी हमारे पास यहाँ पे टेंशन की बात हो, वन स्ट्रिंग एक रस्सी, उसका एक टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। जब रस्सी बदली उसका टेंशन भी उसी वक्त बदल गया। एक रस्सी एक हमारे पास यहाँ पे टेंशन होता है। ये पॉइंट ये क्या है हमारे पास यहाँ पे? बवाल पॉइंट, बवाल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रस्सी का, अगर एक रस्सी मेरे पास है उसका टेंशन जो है वो टी है, तो दूसरा रस्सी का टी टू होगा, या जो भी हमारे पास अलग होगा। वन स्ट्रिंग वन टेंशन हमारे पास इधर है। जब टेंशन जिस मूवमेंट पर हमारे पास जो है स्ट्रिंग बदला, उसका टेंशन भी उसी मूवमेंट में बदल जाएगा। ये टेंशन ऊपर की तरफ हमारे पास इधर लगता है, रस्सी के ऑपोजिट हमेशा जो है पुल जो है यहाँ पे टेंशन जो है वो पुल फोर्स है, मतलब हमारे पास ऊपर की तरफ ये खींचता है जो है हमारे पास हमेशा, ठीक है। तो मैंने आपको टेंशन के बारे में भी यहाँ पे बता दिया है। अब जो है मैं आपको कुछ डायग्राम से समझाने वाला हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे हमारे पास होता है। एक सेकेंड, ये मेरे पास क्या है, मैंने एक मान लेते हैं मैंने एक यहाँ पे वो ले लिया है सरफेस, जहाँ से मैं एक रस्सी बनाने वाला हूँ, मतलब डायग्राम बनाने वाला हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। मान लेते हैं ये एक रस्सी है मेरे पास, क्या है ये? मेरे पास एक रस्सी है जिससे मैंने एक मास लगा दिया है M1, मैंने एक मास को अटैच किया है, और M1 से एक रस्सी को मैंने अटैच कर दिया है, और उसका जो मास है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे? M2 है। मास हमारे पास M2 है। हमें पता है M1 से एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो कि ग्रेविटेशनल पुल है, वेट जिसे हम बोलते हैं M1G, और M2 से एक लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू M2G। अब M1 जो है वो ऊपर की क्योंकि वो स्ट्रिंग से अटैच है, तो उसकी तरफ एक हमारे पास एक टेंशन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? T, मान लेते हैं 1 बोल देता हूँ। M1 का जो टेंशन है वो T1 है। और यहीं पे हमारे पास जो है मान लेते हैं ये हमारे पास इधर है, एंड ये जो M2 है इसकी वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ हमारे पास एक टेंशन लग रहा होगा, फील हो रहा होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से T2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास T2 लग रहा है, और ये पुश भी करेगा T2 से ही, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको क्या बना दिया? फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है। गॉट इट सर जी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे, आप ये बता दीजिए, आपको मतलब बताना क्या है? आपको बताना है टेंशन, नेट टेंशन आपको यहाँ पे बताना है, या फिर टेंशन T2 आप बता दीजिए, ठीक है सर जी। टेंशन T2 बता दीजिए या T1 बता दीजिए। हमें पता है ये T2 जो है ना वो इज इक्वल टू M2G के बराबर है, M2G के बराबर है। गलत बोला मैंने? गलत बोला कि नहीं? गलत बोला कि नहीं? जल्दी बताओ। गलत बोला है? बिल्कुल गलत बोला है। मैं बताता हूँ आपको क्या बोला है मैंने। यहाँ पे एक चीज आप मिस कर गया, और मैं बोलता गया, आपने किसी ने नोटिस नहीं किया। अगर नोटिस किया होता तो कमेंट अभी तक कर देना कि मैंने सर नोटिस किया था, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक रस्सी है, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था यहाँ पे। एक काम करता हूँ, पूरा मिटा के ना नए से एक बार शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड, मिटा दिया, हो गया, हाँ ठीक है। चलो, मेरे पास एक रस्सी है, मैंने उसमें एक मास M जो है अटैच कर दिया था, ठीक है।
और दूसरी रस्सी में मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे M2 अटैच कर दिया था, यहाँ पे M1 है। ओके सर जी, मान लिया हम लोगों ने। अब मैंने क्या बोला कि M2G हमारे पास नीचे की तरफ यहाँ से लग रहा होगा, करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास M2G टोटल हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, M1 प्लस M2 का होल G, ठीक है, क्योंकि M1 का भी यहाँ पे लग रहा है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ उतना ही खींचेगा, मान लेते हैं वो हमारे पास T1 खींच रहा है, तो ये पूरा जो T1 है वो ऊपर की तरफ भी हमारे पास यहाँ पे लगने वाला है, और ये जो M1 को खींच रहा है उसका भी हमारे पास यहाँ पे T2 लगने वाला है, वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे T2 हमारे पास इधर है, यहाँ से भी वही T2 लगने वाला है। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि T1 जो है वो हमारे पास M1 प्लस M2 G के बराबर है। हाँ जी सर, समझ में आ गया इतना तो। क्योंकि T1, क्योंकि ये पूरा बॉडी रेस्ट में है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो T1 और T2 मतलब T1 जो है वो हमारे पास M1 और M2 G के बराबर है। ओके सर जी। अगर मैं T2 की बात करूं, सिर्फ T2 की बात करता हूं, डेट इज इक्वल टू हमारे पास T1 प्लस हमारे पास यहाँ पे M1G। अगर मैं सिर्फ T2 की बात करता हूँ, सिमिलरली अगर मैं T1 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो डेट इज इक्वल टू, सॉरी T2 की, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, T2 की, तो T2 तो बता दिया मैंने, T1 की, सॉरी T1 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे M1 प्लस M2G के बराबर है। यहाँ से अगर मैं T1 और T2 का रिलेशन यहाँ पे निकालता हूँ, तो क्लियरली मेरे पास ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, T1 मेरे को ऑलरेडी पता है, ये मैं जब पुट करूंगा वहाँ पे, तो T2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M1G, दैट इज T2 इज इक्वल टू 2 ऑफ M1 प्लस M2G के बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया है कि कैसे टेंशन को रिजॉल्व किया जाता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की और, जो कि होने वाला है हमारे पास कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जिसका नाम है हमारे पास ट्रू वेट। क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रू वेट और एपेरेंट वेट क्या होता है। ट्रू वेट की अगर मैं बात करता हूं, जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रू वेट बोलते हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ही, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, जो कि हमारे पास mg है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रू वेट बोलते हैं किसी भी बॉडी का, ऑफ अ पर्सन। ट्रू वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन इज मास ऑफ पर्सन, इज मास ऑफ पर्सन m मल्टीप्लाइड बाई g, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो। ये हो गया हमारे पास ट्रू वेट के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है। अब जो है एक होता है एपेरेंट वेट। अब ये क्या होता है सर, एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट जो होता है ना, वो होता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ बॉडी। एपेरेंट वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है मैंने बताया आपको, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर एपेरेंट वेट बोलते हैं। जब नॉर्मल रिएक्शन मतलब ऑफ कोर्स ये, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास जो है वो m है, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस मेरे पास यहाँ पे एक मास मैंने m रख दिया था, ठीक है, तो इसके नीचे की तरफ mj लगेगा, और ये जो सरफेस है उसके लिए हमारे पास एक n यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे n लगने वाला है। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है सर जी, समझ में आ गया है। तो ये जो होता है ना, अब ये जो अट्रैक्ट करेगा उसका हमारे पास इधर होने वाला है। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ, हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है डेट इज इक्वल टू n माइनस mg, mg ये हमारे पास नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू ma के बराबर है। n नीचे की तरफ लग रहा है, सॉरी m जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ यस, माइनस mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ n लग रहा है, माइनस नीचे की तरफ दिस, इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स आ गया, यही हमारे पास एपरेंट वेट होता है। यहाँ से क्लियरली मैं बता सकता हूँ कि नहीं, हाँ जी सर बता सकते हो, बता दीजिए। ओके सर जी, समझ में आ गया। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एपरेंट वेट के बराबर होता है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू apparent weight of that body, apparent weight of that body, apparent weight of that body। ओके सर जी, समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं, ये दो मैंने डेफिनेशन बता दी, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जो होने वाला है हमारे पास यहाँ पे, रूल्स टू फाइंड टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम, रूल टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम, रूल टू मेक FBD। आपको समझ जाना चाहिए, FBD मैंने बताया था क्या होता है, डेट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले गाइस आपको सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, या फिर पहले तो ये ड्रॉ ऑल मासेस सेपरेटली, ड्रॉ ऑल मासेस, जितने भी मास गिवन है क्वेश्चन में, मासेस सेपरेटली,
सारे मासेस को सेपरेटली आप ड्रॉ कर दीजिए। ओके सर जी, ड्रॉ कर दिया। दूसरा जो पॉइंट है, आपको जब मास ड्रॉ कर दीजिए, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, जो भी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, जो भी वहां पे एक्ट हो रहा है, उसको आपको धीरे धीरे करके एक एक के ऊपर बना देना है। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन इन एक्स और वाई डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन फॉलो हो रहा है वो आपको यहाँ पे बना देना है। देन थर्ड जो स्टेप है हमारे पास, राइट समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू एफ नेट, आपको यहाँ पे लिख देना है, इज इक्वल टू एम ए नेट, एक्सेलरेशन का भी नेट और एम जो है वो भी इसका भी नेट इन एक्स वाई डायरेक्शन सेपरेटली। ठीक है सर जी, समझ में आ गया? ओके, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपको कुछ ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हमारे पास अर्थ और ग्राउंड का है, ठीक है, अर्थ और ग्राउंड का कभी पूछा जाता है, फॉर अर्थ एंड ग्राउंड, अर्थ एंड, मतलब कभी बॉडी अगर अर्थ और ग्राउंड में रखा हुआ है, एंड ग्राउंड, जो भी आप बोलो सेम ही बात है। तो यहाँ पे एफ नेट जो होता है डेट इज इक्वल टू हमारे पास डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस जो है नॉर्मल रिएक्शन, डेट इज एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास एम ऑफ पूरा जो एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो होता है। तो क्लियरली हमें पता चल जाता है कि एन इज इक्वल टू डब्ल्यू है, इज इक्वल टू एम जी के बराबर है। ठीक है, एम जी के बराबर है, हाँ जी, ये समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे एम जी के बराबर होगा। अगर हमारे पास जो बॉडी है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो अगर रेस्ट में रखा हुआ है, कहाँ पे, हमारे पास ग्राउंड या अर्थ के ऊपर अगर रखा हुआ है तो। ओके सर जी, समझ में आ गया है। अब कुछ एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसका नाम है कंस्ट्रेन्ड मोशन। हाँ, कंस्ट्रेंट का मतलब कुछ अगर कंस्ट्रेशन आ जाए, मतलब कुछ कंडीशन के नीचे अगर हमारे पास मोशन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेन्ड मोशन बोलते हैं। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं पुली कंस्ट्रेन्ड मोशन का, पुली एंड कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मोशन, ठीक है। और ये क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद जनरल फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ। ओके सर जी, आप बोल रहे हो तो दोगे ही, ठीक है। मेरे पास मान लेते हैं एक यहाँ पे एक स्टैंड है, जहां से मैंने एक पुली को यहाँ पे अटैच कर दिया है। कुछ इस तरह से मैंने एक पुली कुछ इस तरह से दिखता है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मास लगा दिया है, जिसका मास जो है मान लेते हैं m1, मान लेते हैं ये क्या है, m1 मास मेरे पास यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ओके सर जी, दूसरा मैंने यहाँ पे एक मास लगाया है, क्या, मैंने एक मास लगा दिया है m2। दोनों अलग अलग मास के मैंने पुली है, एक एंड में मैंने m1 लगा दिया है, एक एंड में मैंने यहाँ पे m2 लगा दिया है मास। ओके सर जी, अब गिवन है, मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि जो मास ऑफ m2 है, मास ऑफ m2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ m1। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। ओके, हमें क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एंड अगर आपको ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑल्सो, एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन भी निकाल दो। चलो ठीक है, हाथों हाथ टेंशन भी निकाल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे ये जो है ऑपरेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि मास ऑफ m2 ज्यादा है। कोई भी अगर मास ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। हमें पहले तो ये पता है, अगर ये m2 है तो नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, डेट इज m2g। हाँ जी सर, सही बोल रहे हो आप। और यहाँ पे अगर m1g है, इसको भी ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा m1g का। हाँ जी सर, अब स्ट्रिंग से वो कनेक्टेड है, तो इसीलिए हमारे पास एक टेंशन फोर्स अप्लाई होने वाला है। और हमें पता है वन स्ट्रिंग वन टेंशन, तो हमारे पास मान लेते हैं m2g में ये हमारे पास एक टेंशन T लग रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक टेंशन ऊपर की तरफ T लगेगा। ये जो है नीचे की तरफ देगा ये ऊपर जाके, और ये भी जाके हमारे पास क्या देगा, एक टेंशन देगा। ओके सर जी, समझ में आ गया। ये क्या है ना, ये देखा जाए तो ये कनेक्टेड मोशन है। क्या है? कनेक्टेड मोशन, मतलब दो ब्लॉक्स जो है जब कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ तो कनेक्टेड मोशन हो गया। हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि m2 जो है वो भारी है ज्यादा m1 से, तो ये ज्यादा तेजी से हमारे पास नीचे गिरने वाला है। मतलब ये पहले नीचे गिरेगा, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ये हमारे पास ए होगा। ये जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाने वाला है विद एक्सेलरेशन ए। हाँ जी सर, बात करता हूं, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं एफ नेट की बात करूं, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एफ नेट जो है वो एम ए, माँ के बराबर आता है। हाँ जी सर, माँ के बराबर आता है, एम ए के बराबर आता है। अगर मैं एफ नेट की बात करता हूं m2g के लिए, दो इक्वेशन हमारे पास आएंगी। सबसे पहले ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, हाँ जी, नीचे की तरफ तो आ ही रहा है। हाँ जी सर, नीचे की तरफ तो आ ही रहा है।
तो हमारे पास जो इसे नीचे कौन सा फोर्स ला रहा है, इसको ये जो M2 वाला ब्लॉक है इसको नीचे M2G वाला फोर्स ला रहा है और ऊपर की तरफ खींच रहा है टेंशन। और अगर मैं M1 की बात करता हूँ, M1 जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लेके जा रहा है, टेंशन। तो टेंशन और नीचे कौन फोर्स लेके आ रहा है, M1G वाला फोर्स लेके आ रहा है, इज इक्वल टू हमारे पास M1A के बराबर होगा। ये मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन 1। और अगर मैं M2 की बात करता हूँ, ब्लॉक M2 की, तो वो नीचे कौन ला रहा है, वो फोर्स हमारे पास M2G है, उसे रेजिस्ट कौन कर रहा है, दैट इज टेंशन, इज इक्वल टू हमारे पास M2A। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, M2G माइनस M1G, क्योंकि टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगी। M1 और M2 मैं G कॉमन ले लूंगा तो M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 G इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे M1 प्लस M2 का जो है होल मल्टीप्लाइड बाई A। हाँ जी, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 होल G मल्टीप्लाइड बाई G अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। ठीक है सर जी, मिल गया। कैसे आया, हम लोगों ने बस टेंशन को रिजॉल्व करके फोर्स लिख दिया, एफ नेट को जब ऐड किया, एफ नेट लिख के ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया दोनों ब्लॉक्स का, जिससे वो ऊपर और नीचे जा रही है। ओके सर जी, ये तो समझ में आ गया, अब रहने दीजिए। बात करता हूँ, अगर मेरे को टेंशन निकालना है, क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। टेंशन सर निकालना तो है, प्लीज कैसे भी करके निकाल दीजिए। निकाल देंगे, अवश्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताता हूँ, एक सेकेंड बताता हूँ। ओके, कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, ये वाला मैं ना टेंशन को नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। ये वाला इक्वेशन का आप ध्यान रखिए, मैं नेक्स्ट पेज में ये वाला इक्वेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप कोई भी, आप सेकंड वाला इक्वेशन भी लिख सकते हो, बट इसे एक पेज में जगह नहीं है, इसलिए मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ। नहीं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास और एक आइडिया भी है। मैं क्या करूँगा, इसको इसको ये वाला चीज़ मिटा दूंगा, बिकॉज मैंने वो ले लिया है। हाँ, ओके सर जी, ये मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात ये है, हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, वो मैं क्या करूँगा, एक एक करके वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई ना। तो सबसे पहला जो इक्वेशन आया था गाइस, सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास, अगर मैं एफ नेट की बात करता हूँ, नीचे लेके जा रहा है हमारे पास, मतलब टेंशन ऊपर की तरफ खींच रहा है, माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। एंड दूसरा इक्वेशन था हमारे पास यहाँ पे M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। ठीक है, ये हमारे पास पहला इक्वेशन था, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन था। अगर मेरे को टेंशन चाहिए, टेंशन कोई भी इक्वेशन में मैं टेंशन इज इक्वल टू M1A माइनस इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ, प्लस M1G हो जाएगा। करेक्ट है, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं M1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे A प्लस G के बराबर हमारे पास टेंशन आ जाता है। हाँ जी सर, अब A की वैल्यू हम लोगों ने पीछे से निकाली थी, क्या थी वो वैल्यू हमारे पास, वो मैं पुट कर देने वाला हूँ। मैं अभी के लिए लिख देता हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हो। जो M1 है मल्टीप्लाइड बाई A की वैल्यू उन्होंने निकाली थी M2 माइनस M1G, M2 माइनस M1G अपॉन हमारे पास M1 प्लस M2 था, प्लस यहाँ पे हमारे पास G हो गया। अगर मैं यहाँ से G कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से G कॉमन ले लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ, जो टेंशन की वैल्यू आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या जाती है टेंशन की वैल्यू, इज इक्वल टू, हमारे पास थोड़ा टेंशन जो है उसका सांप निकल गया, एक सेकेंड। टेंशन सीधा लिखते हैं ना, सुंदर लगेगा। टेंशन इज इक्वल टू 2M1 M2G अपॉन हमारे पास यहाँ पे M1 प्लस M2। आप सॉल्व करके देख लेना, वही आएगा, सीधी सी बात यही है। ओके, तो ये टेंशन हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया है, दोनों चीज हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर कोई भी, अगर आपको यहाँ पे इसमें से चार मैं आपको यहाँ पे फॉलोइंग बताने वाला हूँ, अगर उसमें से कभी भी कुछ आता है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। उसका जो हमारे पास यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन है वो कैसे निकालोगे, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, आप बोल रहे हो तो मैं भरोसा कर लेता हूँ सर, और कोई होता तो नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, और कोई होता तो मैं नहीं करता। ठीक है सर, मत करो, करो करो जो करना है करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपना, कि ऐसे कुछ कंडीशंस के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे पास सबसे पहले तो सिस्टम मैं कंसीडर करता हूँ एलविश यादव वाला सिस्टम नहीं गाइस, जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम जिससे हम लोग वर्क करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंसीडर कर लूंगा M1 और M2 मास है सबका। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे इसको। ठीक है सर, सिस्टम नहीं गाइस, हमारे पास जो बॉडी है उसको हम लोग सिस्टम यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला वाला केस लेता हूँ जो हम लोग अभी सॉल्व करके आ चुके हैं। कभी भी जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐसे, मेरे पास यहाँ पे एक पुली गिवन है। ठीक है, कभी भी मेरे पास एक पुली गिवन है जिसका हमारे पास एक अटैच है कुछ इस तरह से M1, और यहाँ पे हमारे पास मैंने अटैच कर दिया दूसरा वाला जिसका मास जो है वो हमारे पास M2 है। अगर कभी पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन बता दो, इसका एक्सेलरेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे अपोजिंग फोर्स है, सॉरी जो हेल्पिंग फोर्स है माइनस अपोजिंग फोर्स का अपॉन मास ऑफ सिस्टम। जो हेल्पिंग फोर्स है मतलब फोर्स को नीचे की तरफ कौन लेके जा रहा है, दैट इज इक्वल टू M2G। अच्छा, हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, एक सेकंड। एक्सेलरेशन हो जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M2G जो लेके जा रहा है माइनस M1G जो हमारे पास अपोज कर रहा है अपॉन मास ऑफ सिस्टम, दैट इज M1 प्लस M2।
सिमिलरली ये तो हम लोग करके आए हैं, सेम गाइस देख सकते हो, यही हमारे पास क्या आ गया, वही हमारे पास जो डिराइव हम लोगों ने किया था वही सेम फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। कभी कभी अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम आता है, मान लो एक मेरे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर एक मास m1 रखा हुआ है, फिर वो जो है रस्सी के साथ अटैच करके मैंने एक पुली के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है इसे, मैंने एक पुली के साथ इसे अटैच कर दिया है, एंड ये नीचे की तरफ जा रहा है विद अ मास, सॉरी थोड़ा सा गंदा बन गया, अगर मैंने थोड़ा सा ड्राइंग सीख लिया होता तो अभी दिक्कत नहीं होती। ये हमारे पास मान लो मैं M2 है, ठीक है, M2 मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि जो M2 है वो हमारे पास क्या है, M2 इज M1 से बड़ा है, आप कोई भी लिख सकते हो, कंसिडर हम लोगों ने किया है तो, ठीक है। तो जो हेल्पिंग फोर्स है, हेल्पिंग फोर्स कौन सा है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे अलग पेन से लिखता हूँ, सुंदर लगेगा थोड़ा सा, हाँ रेड ले लेता हूँ, जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे लिखना है, दैट इज इक्वल टू M2G, जो गाइज लेके जा रहा है। अपोजिंग फोर्स यहाँ पे कुछ नहीं है गाइज, अपोजिंग फोर्स कोई लेके मतलब उसको रोक नहीं रहा है, क्योंकि M1 भी नीचे आएगा, वहाँ पे M1 जो है वो रोक रहा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे M2G हो गया, और यहाँ पे मास ऑफ सिस्टम दैट इज M1 प्लस M2, आप क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हो। थर्ड कैटेगरी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ और एक, दैट इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं एक वेज का सिस्टम है मेरे पास, कुछ इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड वेज आप जैसे कह सकते हो कुछ इस तरह से, इसके ऊपर यहाँ पे एक पुली मैंने सबसे टॉप में लगा दिया है, और यहाँ से एक मास को अटैच कर दिया है, जिसका जो यहाँ पे मास है M2 मान लेता हूँ, और ये मेरे पास एक मास है M1 का, ठीक है सर जी, मान लिया। अब हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, हमें पता है इसका जो एक गिवन है, क्योंकि ये वेज है तो इसमें थीटा मैंने गिवन कर दिया इधर, ठीक है। तो क्लियर सी बात ये है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे ये उठेगा, मैंने मान लिया कुछ इस तरह से, तो mg साइन थीटा क्या किया मैंने, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर M2G लगने वाला है, इसको जब रिजॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे mg लग रहा है, M1G लगेगा, इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास mg साइन थीटा लगेगा, वहाँ पे हमारे पास mg cos थीटा लगने वाला है। तो mg साइन थीटा क्या है जो लेके जा रहा है, तो अगर मैं कोई एक्सेलरेशन लिखना है दैट इज M1G साइन थीटा, और जो अपोज कर रहा है दैट इज इक्वल टू हमारे पास M2G अपॉन हमारे पास M1 प्लस M2, आप आसानी से एक्सेलरेशन को यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्लियरली ये तीन मैंने आपको केसेस डिस्कस कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे GF गर्लफ्रेंड नहीं गाइस, जनरल फॉर्मूला कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। अगर जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बता दूं, जब भी आपको ऐसे कुछ कंसिडर करना हो, आपको एक्सेलरेशन पूछा हो, तो हेल्पिंग फोर्स, हेल्पिंग जो फोर्स हेल्प कर रहा है उसको नीचे आने में या एक्सेलरेशन को बढ़ाने में, माइनस अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स अपॉन हमारे पास यहाँ पे टोटल मास, टोटल मास जो मास ऑफ समेशन ऑफ मास, सम ऑफ मास, मास ऑफ सिस्टम जो भी है वो। तो ये मैंने यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, कभी भी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है, मिल जाने वाला है। ओके सर जी, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन की, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पुली सिस्टम को डिस्कस कर लिया है, अब कंस्ट्रेंट मोशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस कंस्ट्रेंड मोशन जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके उस पे रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंडीशंस के अंडर में हमें यहाँ पे मोशन होता है। तो उसके निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला आता है डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड एक होता है डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंशिएट करके हम लोग यहाँ पे निकालते हैं फोर्स को, एक्सेलरेशन को, जो भी है हमारे पास जो भी पूछा जाता है वो। एक होता है पावर, पावर मतलब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पावर मेथड एक होता है, और तीसरा हमारे पास इधर होता है क्या, तीसरा जो मेथड होता है दैट इज लेंथ कांस्टेंट, लेंथ कंस्ट्रेंट करके, लेंथ कंस्ट्रेंट करके, कंस्ट्रेंट करके हमारे पास यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कभी भी डी वाई अपॉन डी टी को जीरो करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। पावर मेथड में क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बात करता हूँ अगर मैं पावर मेथड की, पावर मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, हमें क्या पता रहना चाहिए वो बताता हूँ यहाँ पे। पावर मेथड में आपको ये ध्यान रखना है समेशन ऑफ पी इंटरनल, जो इंटरनल पावर है उसको जीरो करना है। हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वी होता है, दैट इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा के बराबर होता है। वेलोसिटी फोर्स हमारे पास इसके बराबर होता है, थीटा जो है दैट इज इक्वल टू हमारे पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड हमारे पास वेलोसिटी, उसका हमारे पास यहाँ पे एंगल होता है। इसको यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो, कंस्ट्रेंट मोशन के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड जो मैंने आपको बताया लेंथ का, लेंथ का क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं मेरे पास कोई रॉड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रखा हुआ है रॉड, और यहाँ पे उसका जो है फॉर एग्जांपल एट अ वेलोसिटी वी ए मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो कि इंक्लाइंड है, एंगल अल्फा से मैंने उस जो है रॉड को खींचा है या फिर वेलोसिटी दे दी है वी है, ठीक है सर जी। तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ये है यहाँ पे हमारे पास, और इस साइड से मैंने यहाँ पे वी बी दे दिया वेलोसिटी। तो अगर जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा इस एंगल को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी साइन बीटा, मैं एंगल मान लेता हूँ बीटा है ये, यहाँ पे वी बी साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा ना, सॉरी कॉस बीटा हमारे पास इधर हो जाएगा, कॉस बीटा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ दैट इज वी अल्फा, हमारे पास कॉस अल्फा,
ठीक है, वी अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी सेम वही हमारे पास हो जाएगा वी अल्फा साइन अल्फा के बराबर। इसको वेलोसिटी कंपोनेंट जो है यहाँ पे, वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल होती है, इसी को यूज करके आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल निकाल सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा इक्वल होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको कंस्ट्रेंट का भी कुछ जानकारी दे दी है। अब जो है एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे, स्यूडो फोर्स के बारे में। सर ये स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फेक, जो कि बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट जो है सबको बोला जा रहा है फेक फेक है, वैसे ही हमारे पास ये जो है स्यूडो फोर्स भी क्या होता है, एक फेक फोर्स होता है, जो कि फोर्स होता है बट लगता मतलब जो कि फोर्स होता नहीं है, बट हमें लगता है कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स होता है, न्यूटन सर जी ने क्या बोला, फोर्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इनर्शियल फोर्स, एक होता है इनर्शियल, और एक मतलब फ्रेम उन्होंने बोला फोर्स जो है दो फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम में, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब जो है यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन सर जी ने दिया, वो हमारे पास इनवैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में जो है वो वैलिड है, इसमें जो है इनवैलिड है। तो सीधी सी बात है, ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वर जो है उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर जो होता है ना, ऑब्जर्वर वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, वो रेस्ट में होता है। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर भी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को, वो भी क्या होता है यहाँ पे, रेस्ट में नहीं होता है, मतलब वो मोशन में होता है। तो सीधी सी बात है, मैं एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, और मान लेते हैं ये क्या है, एक लिफ्ट है, क्या है ये, लिफ्ट मैंने यहाँ पे एक मान लिया है, जो बना दिया मैंने। लिफ्ट के यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैमरा मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्या है ये, कैमरा मैंने यहाँ पे लगा दिया है, डीएसएलआर नहीं है, पैसे इतना नहीं है, मैंने सिर्फ कैमरा लगा दिया है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम यहाँ पे हमारे पास है। लिफ्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, सीधी सी बात ये है, हमारे पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए के बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। ठीक है सर जी, बट यहाँ पे कैमरा जो है ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो जो कैमरा नोटिस करेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जितना भी फोर्स लग रहा है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो माइनस कर देगा ऊपर की तरफ। हमेशा एक जो है यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन देते हैं, जो कि स्यूडो एक्सेलरेशन होता है, ऑलवेज हमारे पास उल्टा लगता है ऑब्जेक्ट के, ऑलवेज उल्टा यहाँ पे हमारे पास एक्ट करता है, इसी को हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ऑब्जर्वर के कैमरा में इक्वेशन ऑफ और जो मोशन है वो हमारे पास उल्टा दिखेगा। तो कभी भी हमारे पास अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई है बॉक्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ये अगर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो हमें, सॉरी एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ हमारे पास एम ए जा रही है, तो हमेशा एक एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में हमें जो है लगती है। ठीक है, ओके। इसी का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं मेरे पास एक गाड़ी है, ठेला गाड़ी, ठीक है, जिससे आप बटाटा वड़ा बेचते हो, वैसे ही अगर आप नहीं पढ़ते हो तो यही करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ लो। यहाँ पे मैंने एक पुली को अटैच कर दिया, क्या कर दिया, एक पुली को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब जब गाड़ी चलेगा, एक्सेलरेशन ए से गाड़ी चल रहा है, तो ये पुली जो है वो मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ होगा। तो मान लेते हैं पुली इधर आ जाता है एट एंगल हमारे पास, मान लेते हैं थीटा एंगल में, वो ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब इस जगह में हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, mg फोर्स लगने वाला है, और इस तरफ हमारे पास एक ma टाइप का एक फोर्स यहाँ पे लगता है, जो कि स्यूडो फोर्स होता है। ये क्या है, स्यूडो फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। अब स्यूडो फोर्स एक्ट होगा तो कैसे हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, सीधी सी बात ये है, टेंशन जो है यहाँ पे एक्ट हो रहा है। अब टेंशन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, टेंशन टी कॉस थीटा टी साइन थीटा जब आप करोगे, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, कितना थीटा रोटेट हुआ है। तो टी साइन थीटा जो है, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, क्लियर सी बात ये देखो, अगर ये हमारे पास थीटा है, दिस इज टी कॉस थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा, एंड दिस इज हमारे पास टी साइन थीटा होगा। अब टी साइन थीटा और एम ए जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो टी साइन थीटा को एम ए के बराबर होना चाहिए, और साइन थीटा को, और टी कॉस थीटा को हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास a अपॉन जी के बराबर आएगा, और यहाँ से हमारे पास एंगल मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे, जो कि जहाँ पे स्यूडो फोर्स का भरपूर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्यूडो फोर्स क्या होता है, फेक फोर्स होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये हमारे पास होता है। जब भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है एक्सेलरेशन में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन में, हमेशा उल्टा डायरेक्शन में हम लोग एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं जो कि उसको लेके जाता है, ठीक है, जो कि उसको लेके जाता है। अब लास्ट हमारे पास इस चैप्टर का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो थोड़ा सा बाहर से नॉइज आ रहा होगा, आपको थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और बाकी किसी एक दोस्त ने इसमें कमेंट किया था कि वॉइस इशू हो रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको भी बहुत हद तक रिजॉल्व कर दिया है। तो आपको वो एक्चुअली वो क्या है, फैन की आवाज़ आती है एक, तो उसको अब मैं बंद करके बना रहा हूँ, गर्मी हो रही है, बट कोई बात नहीं, आपको कंटेंट पहुँचना चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी हम लोग, जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपको कोई भी इशू फेस हो रहा है गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है लेक्चर में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं अपने हद तक ट्राई करूँगा कि मैं जो है इसको रिजॉल्व कर सकूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में अगर बात करता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास स्प्रिंग जो होता है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास अगर क्लिक पेन होगा ना, तो उसके अंदर भी आप खोल के देखोगे, बहुतों ने खोल के देखा भी होगा, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये स्प्रिंग जो है वो एल लेंथ का है। अब अगर मैं स्प्रिंग को काफी हद तक खींच देता हूँ, क्या करता हूँ, मैं स्प्रिंग को इस तरफ फोर्स लगा के खींच देता हूँ, ठीक है। तो वो स्प्रिंग यहाँ पे आ गया कहीं। अब उसका जो है यहाँ पे एफ एक्सटर्नल मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, अब मैंने इसको फोर्स लगा के यहाँ पे मैंने एक एफ एक्सटर्नल लगाया है, जिससे वो स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट हो गया है। ये जो है एल है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ दैट स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ, ठीक है सर जी, नेचुरल लेंथ मैंने यहाँ पे लगा दिया। और आने के बाद मान लेते हैं इसको मैंने कंप्रेस भी कर दिया, एक तो ये हो सकता है एफ कंप्रेशन, मैंने हो सकता है इलोंगेट नहीं करके इसको कंप्रेस किया, तो दो टाइप के हमारे पास इधर हो सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ, मैंने एक्स डिस्टेंस जो है मैंने यहाँ पे इलोंगेट कर दिया, आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, कुछ भी हो। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात आती है वो क्या होती है, हमारे पास एफ एस एक लगता है। जब भी आप इलोंगेट करते हो तो हमेशा आपने देखा होगा कि एक पीछे की तरफ, मतलब एक उल्टा फोर्स आपको एक्ट हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स हम लोग इसे बोलते हैं। ये क्या होता है, एफ एस जो होता है दैट इज रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि उस स्प्रिंग को बड़ा या छोटा, अगर आप बड़ा कर रहे हो मतलब आप इलोंगेट कर रहे हो तो वो कंप्रेस करेगा उसको, और अगर कंप्रेस कर रहे हो तो इलोंगेट करेगा उसको, मतलब हमेशा उल्टा एक्ट करने वाला है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स भी बोला जाता है, स्प्रिंग फोर्स हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं इसे, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के। ये जो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास रिस्टोरिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्टोरिंग नेचर को हमारे पास इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर और बात करता हूँ, ये जो एफ एस है वो किसके बराबर होता है, अगर कोई पूछ ले, अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाता हूँ, तो हमारे पास इधर एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे एक्स आ जाता है। ये जो के है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, के जो है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या हो गया, इलोंगेशन, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। एक्स जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, इलोंगेशन, इलोंगेशन भी हो सकता है, इलोंगेशन, या फिर इलोंगेशन हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या होगा, कंप्रेशन। इन दोनों में से ही कुछ हमारे पास इधर होगा, ठीक है। कंप्रेस किया हम लोगों ने या फिर इलोंगेशन, दोनों में से कुछ एक हमारे पास होने वाला है। तो मैंने आपको स्प्रिंग के बारे में भी यहाँ पे सारी नॉलेज दे दी है। और एक बात, छोटी सी बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, छोटी सी बात जो आपको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मान लेते मेरे पास कोई स्प्रिंग है, कुछ इस तरह से मेरे पास एक स्प्रिंग है पूरा एकदम, और मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया, कुछ इस तरह का मैंने कैंची बना लेता हूँ और मैंने यहाँ से कट कर देता हूँ। ये हमारे पास L1 लेंथ है, ये हमारे पास L2 लेंथ है, मैंने इसको कट कर दिया दो भागों में, दो भागों में मतलब दो पार्ट्स में कट करके हमारे पास क्या आ गया, एक तो हमारे पास ये आ गया होगा, एक हमारे पास ये आ गया होगा, ठीक है। इसका जो लेंथ है L2 है, इसका लेंथ जो है वो L1 है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 है। अब अगर मैं इसको सीरीज या पैरेलल में ज्वाइन करता हूं, अगर मैं सीरीज और पैरेलल में ज्वाइन करता हूं, अगर मैं सीरीज में ज्वाइन करता हूं, सीरीज कनेक्शन कर देता हूं इसका, तो क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो है ऐड हो जाता है, सॉरी, अगर मैं सीरीज कनेक्शन कर रहा हूँ स्प्रिंग का, तो क्या होता है, मैं आपको बताने की अगर कोशिश करूँ, क्या करूँ, कोशिश करूँ, कोशिश क्या होता है, कोशिश, अगर मैं स्प्रिंग दो है, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जो के इफेक्टिव सीरीज में, पहले तो बताता हूँ आपको, सीरीज में जो 1/k इक्विवेलेंट आता है दैट इज इक्वल टू K1, सॉरी 1/K1 प्लस 1/K2। और अगर मेरे को यहाँ पे जो है सीरीज में हो गया ये,
पैरेलली अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, पैरेलल अगर मैं कनेक्शन यहाँ पे देता हूँ, दैट इज के इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज समेशन ऑफ दोज K1 और K2। जैसे आपने रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस का उल्टा है, अगर पैरेलल में जैसे हमारे पास ऊपर वाला होता था, यहाँ पे सीरीज में ऐसा है, दोनों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पे तगड़ी तरीके से ध्यान रखना है। और एक बात जो मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पे मैं बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो हो गया स्प्रिंग के बारे में, इसी का ही एक थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ये रहा मेरे पास मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक स्प्रिंग हमारे पास इधर और एक है, ठीक है। इसको मैंने इलोंगेट किया, मान लेते हैं इसको मैंने स्ट्रेच किया, x1 स्ट्रेच कर दिया, इसको मैंने x1 स्ट्रेच कर दिया, और इसको मैंने x2 स्ट्रेच कर दिया है। दो स्प्रिंग है, इसका जो मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो L2 है, इसका जो लेंथ है वो हमारे पास L1 है, इसको x1 स्ट्रेट किया है, इसको K1 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मान लो हमारे पास अब जो है x1 और x2 को मैं x1 प्लस x2 दोनों के समेशन को मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कभी पूछा जाता है, हमें पता है कि ये दोनों जो है इनका कांस्टेंट है, x के बराबर है तो कांस्टेंट है, तो K1 x1 फोर्स जो है वो कांस्टेंट, मतलब फोर्स जो है एक्ट सेम हो रहा है, अगर ऐसा है तो K2 x2 के बराबर होगा। फोर्स स्प्रिंग फोर्स जो है वो सेम है, अगर सेम फोर्स है कब मैंने जब इस दोनों को व्हेन सीरीज में कनेक्ट किया, मैंने इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया तो सेम फोर्स रहता है, सेम फोर्स होगा तो K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 हमारे पास इधर रहता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधी सी बात ये है, मैं क्या करूंगा इधर K2 जो है मतलब K1 को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा सबसे, क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, अगर मेरे को x2 चाहिए तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मेरे को x2 चाहिए, मान लेते हैं x2 x1 गिवन है, मेरे को x2 चाहिए, तो क्या होगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 समेशन K1 और K1 प्लस K2 अपॉन x1। करेक्ट है, करेक्ट है, ओके सर जी, समझ में आ गया। ये सिमिलर आपको वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर वाला लग रहा होगा, सेम फीलिंग आपको यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी भी अगर गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, हाँ जी। और जैसे मैंने किया K2 अगर निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर और एक फॉर्मूला होता है क्या, K2 जो होता है दैट इज इक्वल टू हमारे पास K टोटल हमारे पास जो भी होगा इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन L1 प्लस L2, ये भी कर सकते हो। K1 अगर निकालना है दैट इज इक्वल टू K1 प्लस L2 अपॉन L1 के बराबर भी होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड गाइज इसी के साथ हमारे पास पूरा NLM दैट इज लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा नया। मैंने ट्राई किया है कि सारे कंसेप्ट जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ आप सबके लिए, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया, बाकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, क्वेश्चन ट्रू वेट, अपरेंट वेट, देन रूल टू फाइंड एफबीडी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हमारे पास कैसे करके हम लोग यहाँ पे एफबीडी मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन गाइज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, एक सेकेंड, हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे क्वेश्चन तो हो गया था, एंड देन एक सेकेंड यहाँ पे हम लोगों ने रूल्स फाइंड आउट किया। पुली जो है यहाँ पे, एक पुली अगर गिवन है तो कैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, कैसे टेंशन निकालेंगे, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। देन जनरल फॉर्मूला बता दिया, हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू दैट इज एक्सेलरेशन। कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में तीन जो है तरीके होते हैं। देन सूडो फोर्स के बारे में बताया, स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताया, एंड उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर एक स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है तो कैसे निकालेंगे थ्रू लेंथ ऑफ दैट स्प्रिंग, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। तो गाइस इसी के साथ हमारे पास पूरा लेक्चर आज का खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन है गाइज, मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ लॉज ऑफ मोशन को कवर किया है, फ्रिक्शन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सारे फ्रिक्शन के एक फंडे को हम लोग क्लियर करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। फिजिक्स वन शॉट में बहुत सारे हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया है, और जो बाकी है हम लोग धीरे धीरे से कवर करने वाले हैं। और प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे जो है ये चैनल ग्रो कर सके। एंड जैसे कि दिख रहा है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है प्लीज़, ओके। एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आप सबके लिए, वहाँ पे आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और
धीरे-धीरे करके इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सबका फ़ायदा हो रहा है इस पूरे जो हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ चल रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ सीरीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी कवर, और साथ ही साथ पैरेलली हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट वाला लेक्चर भी चल रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो जीओसी और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर चुके हैं, जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो गाइज़ आने वाला है हमारे पास हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का। तो अगर आप वो चैप्टर आपको करना है, अगर आपका वीक रह गया है तो जल्दी से रिमाइंडर आप सेट कर दीजिए। वहाँ पे जाके हम लोग हाइड्रोकार्बन के बाद वो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, वो भी मैं आपको साथ ही साथ दे रहा हूँ जब जब हमारे पास मौका मिल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आपको कवर करना है। फिजिक्स का यहाँ पे चल रहा है। मैथ्स में गाइस क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ, मैं सारा कवर ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं एक या दो सब्जेक्ट्स में ही यहाँ पे जो है कंसंट्रेट कर रहा हूँ। स्पेशली जो है फिजिक्स में पूरा कंसंट्रेशन है, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट में, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कुछ लोगों ने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे रिवीजन मेरे को चाहिए, तो इसीलिए मैं उसको भी यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, जिससे फ्यूचर में अगर किसी को दिक्कत मतलब अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकता है उस चीज़ का। ठीक है, बहुत बातें कर ली, बहुत चैप्टर भी खत्म हो चुका है गाइज आज का। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का हमारे पास इधर सेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।